हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीएड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और इसमें जो है टोटल 25 मार्क्स के टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी सारा सब्जेक्ट तो पढ़ा हुआ है तो समझ में भी आता है। ये सब्जेक्ट कुछ न्यू है तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोग टोटल जो है 500 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे ताकि देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज ये इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 2020 के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय शब्द की बात करें तो कक्षा 1 से लेके जो 4 तक है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में इन्हें ये नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ, कक्षा 1 से लेकर 5 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ स्कूल एंड असेसमेंट तो उसमें जो है स्कूल को 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, 4 स्टेज में। एक तो आ जाते हैं प्री प्राइमरी, फर्स्ट क्या हमारा आ जाता है प्री प्राइमरी, सेकेंड हमारा क्या आ जाता है प्राइमरी, और फिर थर्ड हमारा आएगा मिडिल, और फोर्थ हमारा आ जाता है इसमें सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो इसमें जो है बच्चों को इसमें पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें बस बच्चों को स्कूल के माहौल में ढलने के लिए बताया जाता है ताकि बच्चा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचपन में क्या होते हैं स्कूल जाने से कतराते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं। तो बच्चों को स्कूल के माहौल में ढल जाने और उनको स्कूल में उठना बैठना सिखाया जाता है। इसमें बेसिकली जो है इसमें पढ़ाई नहीं कराई जाती है। ठीक है, और बात करें प्राइमरी स्कूल की तो प्राइमरी स्कूल में आपका क्या यहाँ पे आंसर बना 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं। और मिडिल स्कूल की बात करें तो क्लास जो है 5 से लेकर 8 तक जो है ये मिडिल स्कूल में आते हैं। और सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो ये 9 और 10th क्लास जो है ये सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से आया हुआ है, ये टीचिंग लर्निंग मेथड टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड, इसमें क्या है टोटल 7 मेथड की बात की गई है। ठीक है, मेथड, इसमें टोटल 7 मेथड की बात की गई है जिसमें आपका आ जाता है ऑप्शन देखते हैं कठिन से लेके सरल। तो नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। कठिन से लेकर सरल नहीं बल्कि सरल से लेकर कठिन की तरफ जाया जाता है। बच्चा जो बच्चे के लिए इजी है, जैसे कि आप मैथ में फॉर्मूला, ठीक है, बच्चे को आप क्या करते हो, पहले छोटे बच्चे को क्या करते हो आप बेसिकली पहले एक चॉकलेट देते हो, फिर उसके हाथ में दूसरा चॉकलेट देते हो और फिर उससे पूछते हो कि अब तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हैं, तो बच्चा बताता है कि 2 चॉकलेट हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप उसको क्या करते हो 1 + 1 कितने होते हैं, तब आप जाके उसको फार्मूला की तरफ ले जाते हो तो बच्चा बोलता है 2 होते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान आपने पहले कैसे दिया, ईजी वे में दिया, फिर जाके आपने फार्मूला का अप्लाई किया। ठीक है, दूसरा हमारा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें क्या है, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब क्या है कि बच्चा जो चीज़ पहले जान रहा है उसके बारे में उसको बताते हैं और जो फिर नहीं जान रहा है तब उसको उस तरफ लेके चलते हैं। लाइक कि बच्चा आप जैसे क्या है कि आप बच्चे को पहले ABCD पढ़ाते हो, ABCD जान गया बच्चा, फिर आप उसको लेटर की तरफ ले जाते हो। ठीक है, थर्ड है हमारा अज्ञात से ज्ञात। तो नहीं, ये गलत है यहाँ, बल्कि हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है कि अमूर्त से मूर्त की ओर, नहीं, तो ये जो है हमारा क्या होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा जो पहले
अमूर्त क्या होता है और मूर्त क्या होता है। मूर्त जो होता है जो चीज़ बच्चा देख चुका है, जिस चीज़ को वो फील कर सकता है, ठीक है। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे तो उसको ऐसा एग्जाम्पल दो जिसको बच्चे ने देखा हो, ठीक है, और क्लासरूम से रिलेटेड या फिर उसके प्लेग्राउंड से रिलेटेड इस तरह का आप इसको एग्जाम्पल दो, और फिर उसको आप अमूर्त चीज़ों की तरफ ले जाओ जिसको बच्चे ने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये इसके हो जाते हैं, ये इसके 4 मेथड है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में माध्यमिक गति की अवधि डैश वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि डैश वर्ष है। तो माध्यमिक शिक्षा कौन सा आ गया, मिडिल स्कूल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि क्लास 5 से लेकर जो 8 तक है ये हमारे आते हैं मिडिल स्कूल में। तो आप जोड़ लो, 5 एक हो गया, फिर 6 2 हो गया, 7 3 और ये 8 जो है ये 4 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है कि अवधि कितनी होती है, तो 4 साल की अवधि होती है, ठीक है। अब और अगर 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर कौन सा हमारा हो जाता है, सेकेंडरी स्कूल का 9th और 10th, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण डैश है, ठीक है। तो बच्चा इनडिसिप्लिन कब करता है, कब वो जो बदमाशी करता है। तो ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। और यहाँ ना इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं टीचिंग लर्निंग में, ठीक है। तो आपको ना एक जो स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन होगा वो देखना है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड पकड़िए, सर्वाधिक प्रबल भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, शिक्षकों की अनुपस्थिति। हाँ, ये बात तो सही है कि शिक्षक अगर नहीं होंगे क्लास में तो बच्चा बदमाशी या फिर हल्ला तो करेगा ही, ठीक है। और अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। तो नहीं, जब विद्यार्थी रहेगा ही नहीं तो हल्ला कौन करेगा और डिसिप्लिन कौन तोड़ेगा, ठीक है। थर्ड है कोर्स का पूर्ण ना हो पाना। तो कोर्स के पूर्ण की बात करें तो जहाँ तक ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोर्स पूरा कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर नहीं होगा और बच्चे उस टाइम डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। तो आप ऑप्शन देखो, हमारा ए भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। तो सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है, टीचर अनुपस्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन कैसे हटा, टीचर मान लेते हैं अनुपस्थित है, बट अगर टीचर ने क्या किया कि वो जैसे आज नहीं वो टीचर आएगा और टीचर ने कल ही बता दिया कि मैं कल नहीं आऊँगा तो तुम लोग ये करके रखना। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है क्रिया में संलग्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप याद करो कि आपके जो स्कूल में कभी मान लो कि टीचर आए हुए भी हैं, ठीक है, और हो रही है टीचर मीटिंग। तो टीचर मीटिंग हो रही है तो टीचर क्या करते थे कि उस टाइम मॉनिटर को बुलाकर बोलते थे कि हाँ मैं आज नहीं आऊँगा या फिर मैं आधे घंटे बाद आऊँगे, तो तुम लोग तब तक ये सब करके रखना। तो क्या हुआ, बच्चे को कहीं ना कहीं क्रिया में संलग्न कर दिया, बच्चा का जो ध्यान है वो डिसिप्लिन तोड़ने में गया ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए, टीचर के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं, विषय वस्तु में दक्षता, ठीक है। अगला है शिक्षण कौशल में दक्षता। शिक्षण कौशल क्या, टीचिंग स्किल में दक्षता होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों से परिचय, चलो ये भी ऑप्शन ले लो। अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य जो है ये केवल टीचर के लिए ही नहीं बाकी ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, और ये ऑप्शन देखिए, शिक्षण कौशल में दक्षता मतलब टीचिंग स्किल एक टीचर का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट क्या है कि विषय वस्तु की दक्षता। ये ऑप्शन आप देखो कि अगर किसी टीचर जो उसका सब्जेक्ट है और वो उस सब्जेक्ट के बारे में जानता ही नहीं है तो वो क्या फिर बच्चों को पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो ये जो है शिक्षण कौशल में दक्षता, ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। पहले आपको
पहले वो चीज़ आती हो तब तो आप उसको अच्छे वे में पढ़ाओगे, जब आती ही नहीं तो कैसे पढ़ाओगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विषय की विषय वस्तु में दक्षता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है। तो सकारात्मक अधिगम क्या हुआ, पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, परिवेश का कौन सा तत्व नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जब पढ़ो तो ये मार्क कर लो या फिर ध्यान में रखो। फर्स्ट क्या है, सीखने वालों को अभिप्रेरित करना। हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है, तो ये सीखने वाले को अभिप्रेरित करना। सीखने वाला कौन हो गया, लर्नर हो गया। और लर्नर बेसिकली कौन हुआ, मान लो लर्नर क्या कौन हो गया, तो स्टूडेंट हो गया। तो स्टूडेंट को जो आप है मोटिवेट करते हो, तो ये बात तो सही है कि ये बात तो अच्छी है कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट करते हो। ठीक है, और मोटिवेशन से क्या होता है कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, ये दिशा निर्देशित होती है, बच्चा भटकता नहीं है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कि रुचि का सृजन करना। रुचि का सृजन मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर उसके किसी सब्जेक्ट को उसको बोरिंग लग रहा है, तो ये आपका ये काम होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करे उस सब्जेक्ट में। ठीक है, अगला ऑप्शन है बलपूर्वक नियंत्रण। तो जहाँ भी बल, दंड ये सब की बात आए तो ये सब सिरे से कट जाते हैं। ठीक है, तो यह इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बलपूर्वक नियंत्रण। आप एक बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, और क्रियाओं का नियोजन, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। तो एनसीसी की बात करो तो एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, एनसीसी बेसिकली होता क्या है, एनसीसी जो है ये स्कूल और कॉलेज में कराया जाता है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा करे ही, ये बच्चे की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड होता है कि उसे करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एनसीसी का जो अगर उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि यूथ के चरित्र निर्माण या फिर यूथ को जो है, युवा को देश के प्रति आदर भाव और अनुशासन में रहना, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो है उसमें ये धर्मनिरपेक्ष का जो है दृष्टिकोण उसमें डेवलप कराया जाता है, विकसित कराया जाता है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म वगैरह सब भी दिया जाता है, और ये कुछ आप जब स्कूल से निकलोगे ये तो इसमें ना सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसका कि बाद में आर्मी वगैरह सब में थोड़ा इस सर्टिफिकेट से जॉब में थोड़ा कंपनसेशन भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन है कि किसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन ए है हमारा कि पाठ्यक्रम क्रिया मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो पाठ्यक्रम, इसमें करिकुलर क्या होता है, सिलेबस। तो सिलेबस में तो नहीं आता, क्योंकि इसमें अभी मैं बताई कि हर बच्चों को कंपलसरी नहीं है कि करना ही है, तो ये चीज़ जो है ये सिलेबस में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है दूसरा, पाठ्य सहगामी क्रिया, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और थर्ड आंसर है ऑप्शन है कि सैन्य क्रिया। तो सैन्य क्रिया क्या है, बहुत से जो एनसीसी करते होंगे उनको लगता होगा कि एनसीसी जो है सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन ये सैन्य क्रिया के अंतर्गत नहीं आती। किसके अंतर्गत आती है, तो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है। साहित्यिक का मतलब क्या हो गया, लिटरेरी। ठीक है, लिटरेरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें साहित्य का सेमिनार लगाया जाता है, या फिर निबंध लेखन, क्विज, या फिर पाठ्य पुस्तक, कवि सम्मेलन, ये सब कराया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं में कौन सा है, निबंध लेखन, ये तो है साहित्यिक क्रिया। उसके बाद वाद विवाद भी है, मतलब डिस्कशन किया जाता है, क्विज कराया जाता है, ये भी होगा। कौन सा नहीं होगा, तो हमारा क्या कौन सा है, आंसर हमारा ये बनेगा, ये नहीं होगा। ये क्या है, NSS मतलब नेशनल
नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। किसके लिए? तो यूथ के लिए, युवा के लिए चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये स्कीम हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है कि दंडित करना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया कि किसी को भी बच्चे को तो दंडित करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एनसीएफ की अगर गाइडलाइन देखोगे या फिर अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा होगा तो दोनों में क्या कहा गया, स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो स्कूल का वातावरण जो है ये भय मुक्त होना चाहिए। तो अगर आप बच्चे को मारोगे तो बच्चा तो आपसे डरेगा। अभी आप शोरगुल के लिए मार खा रहे हो, और कल को अगर मतलब टीचर अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चे को हिम्मत नहीं करेगा कि वो सर से कुछ पूछ सके, क्योंकि वो सर से पहले से डरने लगा है। तो दंडित नहीं करना, उसके बाद मारना नहीं चाहिए। आप बच्चे को मारोगे भी नहीं। उसके बाद बच्चे को बाहर भेज देना। यदि बच्चा आप शोरगुल करता है तो आप अगर उसे बाहर भेज देते हो तो इससे बच्चा जो है शोरगुल करना बंद नहीं कर देता, इससे उसके स्टडी में ही इफ़ेक्ट होगा। तो बाहर जाना सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, उसे क्लास में मस्ती करने के लिए आया और वो शोरगुल कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। आप क्या किए, उसको बाहर भेज दिए, तो वो बाहर में क्या आराम से इधर उधर देख रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। और अगला जो ऑप्शन है, क्रियाओं में संलग्न करना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि बच्चा अगर शोरगुल कर रहा है तो बच्चे को आप कोई ना कोई एक्टिविटी दे दो ताकि वो उसमें बिजी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, वित्त की समस्या मतलब फाइनेंस मतलब पैसे की। तो ये पैसा विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या में नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है, अच्छी आधारिक संरचना की कमी। तो आधारिक संरचना क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ हो रही है कि अच्छी मतलब वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें आपका क्या आ जाता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेंच, क्लास में जो जो चीज़ ज़रूरत है, बोर्ड, मार्कर, पेन और डिजिटल बोर्ड है कि क्या है, फिर क्लास में अच्छी लाइटिंग व्यवस्था है या नहीं, विंडो है या नहीं, या फिर बच्चे कंजेस्टेड तो नहीं बैठ रहे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो इसमें क्या आप एनसीएफ की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि आप बच्चे को जो है मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पढ़ा सकते हो। तो ये समस्या है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। थर्ड है, अच्छे अध्यापकों की कमी। अगर अच्छे अध्यापकों की कमी होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस अध्यापक को ट्रेनिंग देकर, मतलब कोई अध्यापक अगर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है तो आप उसे ट्रेनिंग देकर उसे अच्छा करने के लिए बोल सकते हो, उसे अच्छा करवा सकते हो। या फिर तब भी अगर टीचर अच्छा ना करे तो आप उस टीचर की जगह दूसरे टीचर को ला सकते हो, ठीक है। तो ये भी उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और चौथी है, विद्यार्थियों की लगातार कमी। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की लगातार कमी। अब देख लो, पैसे स्कूल के पास बहुत है, ठीक है, ऑप्शन ये देख लो, पैसे स्कूल के पास बहुत है। चलो, क्या है, अच्छी आधारिक संरचना, उसके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एसी पंखा वंखा सब लगा दिया, लेकिन जब स्टूडेंट, टीचर भी ले आया है, लेकिन जब स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ेगा कौन, और फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्या करना। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा बनेगा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? मतलब लर्निंग, अब कोई बच्चा सीख रहा है तो उसका सबसे बड़े गुण क्या है? अच्छी याददाश्त। लर्निंग में, सीखने में अच्छी याददाश्त की ज़रूरत नहीं होती, लर्निंग के बाद जो होता है उसमें अच्छी याददाश्त की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप किसी को को, खो, गो बच्चे को सिखा रहे हो तो इसमें याददाश्त बच्चे की एट अ टाइम काम नहीं करेगी सीखने में। उसके बाद दूसरा है, अच्छे संप्रेषण क्षमता। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल तो ज़्यादातर लैंग्वेज में काम आती है ये, ठीक है। और सीखने हेतु कठिन श्रम,
ठीक है। सीखने हेतु कठिन श्रम, अगर एक बच्चा कुछ चीज़ सीख ही नहीं पाया और अब आप उससे कठिन श्रम कर रहे हो, आप बोल रहे हो, बच्चा बोला मैं नहीं सीख पाया, और आप क्या किए, उसको बोले ठीक है ये तुम कल यहाँ से यहाँ तक तुम कॉपी में लिख के लाना, तो आप क्या करो, उससे श्रम करवा रहे हो। लेकिन जब उसको समझ में ही नहीं आया तो आप उससे लिखवा भी लो तो उसे समझ में नहीं आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चा क्या करेगा, आपके डर से वो चीज़ रट्टा मार लेगा, जो कि रट्टा मार स्टडी अभी बिल्कुल ही बंद है। अभी अब रट्टा मार स्टडी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और चौथी है क्या, सीखने हेतु जिज्ञासा। तो सब हमारा जो आंसर इसमें बनेगा सीखने हेतु जिज्ञासा। अगर बच्चे में सीखने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो आप उसे कितना भी समझा लो वो सीखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो सभी विषयों का शिक्षण, सभी मतलब स्कूल में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये तो अच्छी गुण है, ठीक है। वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, तो ये भी अच्छा गुण है, ठीक है। उसके बाद खेलों का आयोजन नहीं करना, तो खेलों का अगर आयोजन नहीं करेंगे तो ये अच्छा गुण नहीं है, क्योंकि आप देखो NCF की गाइडलाइन या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो दोनों में क्या है कि आपके छोटे प्री प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है बेसिकली उन लोगों को खेल के थ्रू ही सिखाया जाता है, खिलाया जाता है। तो बच्चा ज़रूरी नहीं खेलने से खाली बच्चे का टाइम पास होता है, खेलने से बच्चा कुछ सीखता भी है, ठीक है। तो खेलों का आयोजन नहीं कराना ये एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। और चौथा ऑप्शन है अच्छी विकसित प्रयोगशाला, तो ये एक अच्छी विद्यालय का गुण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक संरचना, खेल का मैदान, अभी बात हम लोगों ने किया कि खेल कितना इम्पोर्टेंट है, तो एक स्कूल में जो है प्लेग्राउंड तो होना ही चाहिए, भवन, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और प्रयोगशालाएँ, ये ऑप्शन सही है। लेकिन लाइब्रेरियन जो है ये भौतिक संरचना नहीं है। लाइब्रेरी आपकी भौतिक संरचना हो सकती है, होती है, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं। लाइब्रेरियन किसको कहते हैं, लाइब्रेरी में जो रहते हैं उनको लाइब्रेरियन कहा जाता है, लाइब्रेरी में जिनकी ड्यूटी होती है, ठीक है, तो उन्हें लाइब्रेरियन कहा जाता है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा हमारा, लाइब्रेरियन, ठीक है। अगर यहाँ लाइब्रेरी होता तो फिर ये ऑप्शन हमारा हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे कहते हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा की निःशुल्क संस्था, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो निःशुल्क शिक्षा दे, थोड़ा बहुत पैसा तो आपका गवर्नमेंट स्कूल सब में लगता ही है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा की बंद संस्था, इसमें उम्र का बंधन होता है। शिक्षा की सायकालीन संस्था, तो ये नहीं होगा। और शिक्षा की खुली संस्था मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन, ठीक है। इसमें जो है इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, इसका एग्जाम्पल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरा इग्नू, ये दोनों में क्या है कि आप अगर आपका जॉब वॉब भी लग गया तो आप डिस्टेंस कोर्स भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। नैतिक मानक मतलब इथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। इथिकल स्टैंडर्ड में क्या आ जाते हैं कि सच बोलना, ईमानदारी, प्रेम, या फिर आप दूसरे के प्रति दयालु भाव है या नहीं है, आप किसी से अच्छे से फ्रेंडशिप करते हो या नहीं करते हो, ये सब आपके नैतिक मूल्य में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि मूल्य का कारण, घटते नैतिक मूल्य का कारण, तो ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा नीति की विफलता। अगर शिक्षा नीति की विफलता होगी तो ये तो नैतिक मूल्य पे इसका असर पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। गरीबी, ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब होता है उसमें नैतिक मूल्य नहीं होती है, या फिर गरीबी के कारण नैतिक मूल्य किसी में डेवलप ना हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और थर्ड है कि विद्यालयों की कमी,
विद्यालयों की कमी, ठीक है। आप विद्यालय में तो बच्चा नैतिक मूल्य बाद में जाके सीखता है, सबसे पहले बच्चा नैतिक मूल्य कहाँ सीखता है, तो वो घर में सीखता है, और घर से ही वो फिर स्कूल जाता है तो वहाँ उसे सिखाया जाता है। और अगला है अच्छे अध्यापकों की कमी, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे अध्यापकों की कमी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 3Rs का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन जो है भाषाई कौशल के, अगर आपने पढ़ा होगा भाषाई कौशल का प्रकार, भाषाई कौशल का प्रकार, उसमें टोटल 4 कौशल की बात की गई है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहला क्या करता है, वो सुनना स्टार्ट करता है, ठीक है। आप 1 साल के बच्चे को आप कुछ भी बोलते हो, उसे पुकारते हो तो वो बच्चा रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और बोलने के बाद वो बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो वो आपका पढ़ना स्टार्ट करता है और फिर जाकर वो लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन नहीं बना, तो ये अंकगणित, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, तो ब्रेल, ये ब्रेल एक लिपि होती है, ठीक है। ये ब्रेल लिपि होती है, ये बेसिकली जो बच्चे देखने में समर्थ नहीं होते, जो देख नहीं पाते, उनको इस लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से पॉइंट वाइज अंक जो है, अंक बोल रही हूँ, पॉइंट करके ये पेपर के ऊपर उभरा रहता है, और जो है उस पे जो बच्चे हैं इस पे अपनी उंगली को जो चलाकर ये देखते हैं, लेटर को सीखते हैं या फिर अल्फ़ाबेट को सीखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को ये इस तरह से पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं। संकेत भाषा, संकेत भाषा जो सुनने में डीफ होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनको आप संकेत के थ्रू ही कोई चीज़ बता सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी, संकेत भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं से कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इनके लिए, इनको जो है पहले क्या बोला जाता था, पहले इनको विकलांग बोला जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जब सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी ने इनको 2015 में जो है क्या किया, विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल दिया, ठीक है। ये बात उन्होंने, दिव्यांग वर्ड उन्होंने कब बोला था, तो ये मन की बात, उनका संडे को आता है मन की बात लास्ट मंथ में, तो उसमें उन्होंने ये इस बात की चर्चा की थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा पालन करना चाहिए, मतलब एक अच्छे टीचर को किस क्या रूल का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन है तेज़ सीखने वालों को पढ़ाना, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना। तो अगर मान लीजिए कि टीचर का एक अच्छा गुण मान लेते, तेज़ सीखने वालों को पढ़ाना। जो बच्चा तेज़ सीख रहा है, आप उसको उस लेवल से पढ़ा रहे हो, तो क्लास में तो सब तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई कम, मतलब कोई हर सब का IQ लेवल तो सेम नहीं होता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है। तो अगर आप तेज़ सीखने वाले बच्चे की स्पीड से पढ़ाओगे तो जो इस क्लास में डल स्टूडेंट है या फिर जो कम समझता है, जिसे लेट से समझ में आता है, तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बी ऑप्शन है, तो ये जो है मेरा ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना। तो अगर आप मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाओगे तो जो क्लास में जो तेज़ बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसका तो फिर क्लास से ध्यान ही इधर उधर भटक जाएगा, फिर उसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, तो धीमी गति से सीखने वालों को अगर आप पढ़ाओगे तो फिर ये तेज़ और मध्यम गति का बच्चा बोर फील करेगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा कि सब बच्चे को, टीचर को अपना सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, उसका ना कम सीखने वाले बच्चों को पर ध्यान देना, ना तेज़ सीखने वाले बच्चों पर ध्यान देना, सबको एक जैसा एक समान लेकर चलना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष है। तो उच्चतर माध्यमिक, यहाँ सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि सेकेंडरी स्कूल का जो होता है वो 2 साल 2 वर्ष होता है। कौन कौन सा है, क्लास 9th और 10th। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। ठीक है, नियमित अनुपस्थिति, वांछित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। नियमित उपस्थिति, अगर बच्चा रेगुलर है तो ये क्या वांछित नहीं है, तो ये तो वांछित है, ठीक है। अच्छा व्यवहार, ये भी वांछित है। पुरस्कार, यहाँ फिर से दैहिक दंड की बात आ गई, तो ये वांछित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैहिक दंड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। ठीक है, अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण, तो देखते हैं। आर्थिक परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये अगर है तो ज़रूरी नहीं कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बच्चा क्या करेगा, इनडिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो ये उनकी विद्यालयों में उससे अनुशासनहीनता बढ़ नहीं जाता, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बढ़ती आकांक्षाएँ, ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा कि शिक्षक जो है अच्छा से नेतृत्व ही मतलब लीडरशिप ही नहीं कर पाते, जिससे कि बच्चे में अनुशासनहीनता बढ़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है। तो अधिगम सीखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है, ये पूछ रहा है, सर्वाधिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो व्याख्या, डिस्कशन ये तो प्रभावी है, इससे बच्चा कोई भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, ठीक है। और अगर श्रुतलेख क्या होता है, डिक्टेशन होता है। इसमें क्या है, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। आप छोटे बच्चे को जो स्कूल में या फिर छोटे बच्चों पे ये काम होता है, क्योंकि इससे जो है ना वर्तनी की शुद्धि, मतलब वो सही लिखना जानता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, निर्देशित क्रियाएं, और चौथा क्या है, चित्र। तो सर्वाधिक जो प्रभावी है वो क्या है, वो निर्देशित क्रियाएं हैं, मतलब आप उसको गाइड कर रहे हो, ठीक है, गाइडेंस में गाइड कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें करिकुलर एक्टिविटी क्या होता है कि आपका सिलेबस छोड़ के, मतलब आपका जो स्टडी रिलेटेड है वो छोड़ के बाकी जो आप है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता, ये तो भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाद विवाद डिस्कशन करवा रहे हो आप, संगीत एवं गायन स्पर्धा कंपटीशन करवा रहे हो आप सिंगिंग का, तो ये भी जो है पाठ्य सहगामी क्रिया में आता है। उसके बाद ड्रामा, ये भी आता है, लेकिन कक्षा व्याख्यान जो है ये आ जाता है किसमें, सिलेबस में आ जाता है, करिकुलर में आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हमने टोटल 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, और मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को डिटेल में बताऊं और हर ऑप्शन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।